नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। वैसे तो गुरुवार को जो एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर 787 विमान जो अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ किया था और टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 265 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी हैं, उस पर दुनिया भर के देशों से शोक संदेश आ रहे हैं। इनमें ब्रिटेन भी है, इनमें चीन भी है, पाकिस्तान भी है और डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये भयावह त्रासदी है और हम भारत की हर मदद करने को तैयार हैं। वहाँ के विदेश मंत्री रूबियो का भी बयान आया है, मार्को रूबियो का, और ट्रंप ने भी और उन्होंने भी ये बात कही है कि इसकी जांच के लिए अमेरिका से दल भेजा जाएगा और एक आध नहीं, अमेरिका से 3-3 जांच दल आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संगठन की टीम जांच के लिए आएगी। बोइंग कंपनी के चेयरमैन और सीईओ का बयान आ चुका है। जिस कंपनी से ये विमान खरीदा गया था, ये बोइंग कंपनी का ही विमान था। वो भी अपनी एक जांच टीम भेज रहे हैं और तीसरी टीम जो है वो अमेरिका सरकार यानी ट्रंप सरकार जो है वो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन बोर्ड यानी NTSB वो भेज रही है, जो भारत की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट आपकी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है यानी AAIB, इसको सहयोग करेंगी। तीनों जांच एजेंसियां जो अमेरिका से आ रही हैं वो भारत की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसको सहयोग करेगी। ट्रंप का बयान कि वो हर मदद को तैयार हैं, ये क्यों आया है, इस पर जरा चर्चा कर ली जाए। आप जानते हैं कि बोइंग जो है वो अमेरिकन कंपनी है और ये जो ड्रीम लाइनर विमान है ये बेहद महंगा विमान है और वैसे तो 2009 से ही ये चलन में है, यानी इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था, ऑपरेशनल है। लेकिन भारत में ये 2012-13 में ऑपरेशनल हुआ। भारत ने कई ड्रीम लाइनर खरीदे थे जो भारत के अलग अलग डेस्टिनेशन से पश्चिमी देश जो जिनकी दूरी काफ़ी है। पहले तो ये होता था कि अगर दिल्ली से कोई विमान उड़ रहा है, मुंबई से वो उड़ रहा है, अहमदाबाद से या दूसरे शहरों से उड़ रहा है पश्चिमी देशों के लिए, तो उसको बीच में एक पड़ाव डालना पड़ता था और उसके बाद फिर आगे की यात्रा पूरी करता था फ्यूल वगैरह लेकर के। और लेकिन जब से ड्रीम लाइनर आया है तब से चाहे अमेरिका की उड़ान हो या लंदन की उड़ान हो या फ्रांस से लेकर के जर्मनी, जितने भी ये यूरोप के देश हैं, वो सीधी उड़ान वहाँ की भरता है। 2013 में मुझे भी जब ड्रीम लाइनर का जहाज इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑपरेशनल हुआ था, तो लंदन जाने का मौका मिला था और हम लोग नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जो पहली फ्लाइट लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरी थी उसमें सवार थे। दिल्ली से करीब 30-32 मीडिया के लोग गए थे और ये शानदार एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेहतरीन विमान है।
अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये ऐसा माना जाता है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। और लंदन की उड़ान जो है वो करीब-करीब 9 घंटे की थी, लेकिन सीधी उड़ान थी। नई दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया और सीधे लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड किया था। ये तो केवल ये बताने के लिए कि ड्रीमलाइनर अगर इतना एक्सपेंसिव है, महँगा है, इसकी कीमतें जो अरबों में है, तो उस विमान की बिक्री प्रभावित ना हो, उसकी मार्केटिंग डाउन ना हो जाए और चूँकि ये हादसा कोई छोटा-मोटा हादसा नहीं है, 242 क्रू मेंबर के साथ इस पर सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर जिनमें पायलट और उनका सहयोगी और बाकी जो एयर होस्टेस और जो संचालिका होती है वो, ये सब मिलाकर के उनमें से केवल एक यात्री बचा है, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। उसका विश्वास रमेश कुमार करके नाम आ रहा है और वो भी भाग्य से ही बचा है, वरना इस हादसे के सब शिकार हो गए। और जहाँ ये गिरा मेडिकल हॉस्टल पर, वहाँ भी कई कैजुअल्टी हुई हैं। अभी सही फिगर नहीं आई है, किसी-किसी पोर्टल पर आ रहा है कि उनकी संख्या 30 से 35 हो सकती है, किसी की इससे भी ज़्यादा संख्या कोई बता रहा है। किसी का कहना है कि वहाँ से केवल 6 डेड बॉडी मिली है। लेकिन ये सब तो चलता रहेगा और करीब 1000 के आसपास डीएनए के सैंपल लिए जा रहे हैं क्योंकि जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, विमान में चूँकि बहुत ईंधन भरा हुआ था, सीधे उसको लंदन में लैंड करना था जाकर के, तो ईंधन भी बहुत बड़ी मात्रा में उसमें लोड किया गया था। तो किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। जब लैंड किया, जब ये गिरा, तो उसके बाद आग लग गई और उसमें अधिकांश यात्री झुलस गए और झुलस करके उनकी मौत हो गई। जो अब बयान आ रहे हैं दुनिया भर से और डोनाल्ड ट्रंप का भी जो बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भयावह हादसा है और इस त्रासदी में हम भारत की हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप का क्यों आया है? वैसे तो एक कटसी होती ही है और अतीत में चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, वो भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बताते आए हैं। लेकिन ये जो पहलगाम की घटना हुई है और ट्रेड को लेकर के जिस तरह की अ, एक तरीके से मैं कहूँगा कि ब्लैकमेलिंग ही कर रहे हैं दुनिया भर के देशों को इंक्लूडिंग इंडिया, डोनाल्ड ट्रंप। 20 जनवरी जब तक उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की थी, तो भारत के भीतर भी और अमेरिका में भी जो भारतीय बसे हुए हैं, भारतीय मूल के हैं, सबको लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बन जाएँगे तो अ, भारत के लिए फिर से एक तरीके से अच्छे दिन लौटेंगे। बांग्लादेश में जो शेख हसीना सरकार का तख्ता-पलट हुआ है, वहाँ ठीक कर देंगे, यूनुस को भागना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो पाकिस्तान की तरफ से गुस्ताखियाँ होती रही और जो पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से पाकिस्तान को उसकी हदों में रखा था, तो ये माना जा रहा था कि वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, दूसरे देश हों, वहाँ भारत के लिए एक राहत बन कर के आएँगे जब राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का रवैया ही एकदम बदला हुआ है। उसके चाहे जो कारण हो, लेकिन अभी पहलगाम के बाद जो भारत ने पाकिस्तान में कार्रवाई की और 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया और इसके 2 दिन तक जब पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें और विमान के हमले और जो ड्रोन के अटैक हुए, उसके बाद जो निर्णायक कार्रवाई हुई थी उसमें 10-11 इनके एयर बेस भी तबाह किए, जिनमें 1-2 ऐसे एयर बेस भी हैं जहां बाद में पता लगा कि अमेरिका के कुछ
एटमी एसेट्स रखे हुए थे, जिसकी वजह से अचानक ट्रंप प्रशासन के सुर ही बदल गए और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देने लगा और भारत के विरोध में उसकी बयानबाजी शुरू हुई। तो 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनसे भारत और अमेरिका के बीच में, या कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तनातनी अघोषित रूप से दिखाई दे रही है। एक तो जब पाकिस्तान के इस युद्ध में, 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान के विमानों की लिस्ट आई कि कौन-कौन से गिरे हैं, तो उनमें अमेरिका के भी F-16 शामिल थे। 2 विमान बताए जा रहे हैं कि अमेरिका के गिरे हैं। हालाँकि भारत ने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विमानों के नाम नहीं लिए हैं, ये नहीं बताया है कि अमेरिका के कितने विमान गिराए, या अमेरिका से खरीदे हुए कितने विमान गिराए, या चीन के की ओर से जो पाकिस्तान को मिले थे, खरीदे गए या गिफ्ट में दिए गए। गिफ्ट तो आजकल कोई नहीं देता, खरीदे ही गए होंगे। जो F-17 जिनको ये 5th जनरेशन का विमान बता करके बेचते हैं, वो भी गिरे। भारत ने किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन जहाँ ज़रा झील होती है, वहीं पर पानी जो है वो जमा होता है जाकर के। तो अमेरिका की बौखलाहट की एक वजह तो ये थी कि F-16 का जो उनका मार्केट था, वो डाउन हुआ। उसको अब दुनिया में उस विमान को बेचने में दिक्कतें आएँगी। दिक्कतें उस तरीके से नहीं, लेकिन उनका मार्केट तो एक तरीके से खराब हुआ है, क्योंकि अगर पुलवामा अटैक के बाद जब हमने बालाकोट में कार्रवाई की थी, उसके अगले दिन भी अ, पाकिस्तानी सेना ने F-16 से हमारी सीमा पार करने की कोशिश की थी, जब अभिनंदन वर्तमान ने मिग-21 से ही उसे गिरा दिया था, F-16 को। तो एक तो तब गिरा दिया था और 2 अब गिरे। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये भारत जो है, इसको हम भले ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते हैं, लेकिन हमारे ही विमान जो है, हमारे यहाँ के बने हुए विमानों को ही गिरा रहे हैं। इससे हमारी मार्केट खराब हो रही है। तो भई, आपका विमान अगर हमारे दुश्मन देश के पास होगा और वो हमारी सरहदों को पार करने की कोशिश करेगा, हमला करने की कोशिश करेगा, तो मार गिराए जाएँगे। इसमें तो कोई, ये तो उसूलों की बात है। हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता का अगर कोई बेवजह उल्लंघन करेगा, बिना कारण के उल्लंघन करेगा, हमने अगर अपनी मिसाइलें वहाँ भेजी हैं और पहले 6-7 तारीख की रात को आतंकवादी अड्डे ध्वस्त किए हैं, और 9-10 की रात को अगर एयर बेस और उनके रडार और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है, तो उसके रीज़न हैं और वाजिब रीज़न है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही हैं। बहरहाल, जो ताज़ा मसला है वो है बोइंग कंपनी का। बोइंग का ड्रीम लाइनर जो है, ये बहुत ही महँगा विमान है और अलग-अलग देश जो हैं वो इसको खरीद रहे हैं। हमारे पास भी कई ड्रीम लाइनर हैं और ये करीब-करीब 10-12 साल पुराना है, ऑपरेशनल भारत के भीतर। अच्छा विमान है, नो डाउट, लेकिन अगर वो हादसे का शिकार हुआ है, दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, तो कई सवाल खड़े हो गए। कुछ लोगों का कहना है कि अहमदाबाद का जो तापमान था वो 43 डिग्री के आसपास था। कुछ का कहना है कि ओवरलोड तो नहीं हो गया है, इतना फ्यूल तो नहीं भर लिया गया है कि जिसकी वजह से टेक ऑफ में दिक्कत आई। कुछ लोगों का कहना है कि एक साथ दोनों इंजन फेल होना, ये बोइंग कंपनी के ऊपर और इस ड्रीम लाइनर के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा। क्योंकि जिस तरीके से वो 600 फुट की ऊंचाई पर जाने के बाद, 650 फुट की ऊंचाई पर जाने के बाद एकदम नीचे आया और उसको पायलट संभाल ही नहीं पाया, तो उससे बड़े सवाल खड़े हुए हैं। कारण क्या है, ये तो
जो जांच टीमें आ रही हैं, वो चाहे ट्रंप प्रशासन की तरफ से आ रही हों या संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से आ रही हो या बोइंग कंपनी की तरफ से आ रही हो या हमारी भी जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें, उसकी जांच पड़ताल से सामने आ जाएगा। पर अमेरिका की चिंता ये तो है कि 250 से ज़्यादा यात्री जो हैं वो मारे गए हैं, जिनमें 60 के आसपास तो विदेशी हैं, इनमें पुर्तगाली भी हैं, एक कनाडा का भी है, 53 यात्री ब्रिटेन के थे। उनको लेकर के भी सभी को दुःख हुआ है, लेकिन बोइंग कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो खराब ना हो जाए, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अतिरिक्त सतर्क दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि इसके जांच के नतीजे क्या निकलते हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन शोक संदेश जो आए हैं, उनमें एक तो नवाज़ शरीफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में अनमोल ज़िंदगियों की क्षति पर मेरी गहरी संवेदना है। ये हृदय विदारक त्रासदी सीमाओं से परे है और हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के लोगों के प्रति मेरी गहन सहानुभूति है। यानी नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अपने संदेश में लिखा है। उनके भाई जो इस समय प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ, उनका भी एक पोस्ट आया है। उन्होंने लिखा है कि आज अहमदाबाद के निकट एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से दुखी हूँ। हम इस भारी क्षति से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं इस हृदय विदारक त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। नवाज शरीफ अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम का उल्लेख कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने तो नहीं किया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। अभी 3 दिन बाद, 2 दिन बाद ही बल्कि कनाडा में उनकी मुलाकातें होने वाली है G7 के सदस्य देशों और उनके राष्ट्र प्रमुखों से, और बहुत संभव है डोनाल्ड ट्रंप से भी उनकी मुलाकात हो, आमने-सामने हो। और देखना ये दिलचस्प होगा कि बाइलैटरल टॉक्स, द्विपक्षीय कोई वार्ता डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में होती है या नहीं होती है। कल दोपहर बाद जब मैं आदि अचिंत के साथ शो कर रहा था, तो एक दर्शक ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है मोदी को उनसे मुलाकात करने की, क्योंकि लोगों के ज़हन में ये है कि भई आप अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अभद्रता कर सकते हैं, आप दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ व्हाइट हाउस में ही बैठ कर के इस तरह की हरकत कर सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप किसी के साथ भी ये बिहेव कर सकते हैं। लेकिन भारत के साथ करेंगे या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस तरह की गुस्ताखी करने की कोशिश करेंगे? लगता नहीं है। पर आदि अचिंत का कहना था कि बिल्कुल आँखों में आँखें डाल कर के बात करनी चाहिए, मजबूती के साथ, और ज़रा ठीक से गर्मजोशी के साथ मजबूत हाथ से शेक हैंड करना चाहिए, ताकि उनको एक मैसेज मिल सके कि हम जो तौर तरीके आप इस समय अपना रहे हैं भारत को चिढ़ाने के, कभी आसिम मुनीर को आप सैन्य परेड में बुलाते हैं, कभी आप पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, कभी आप हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करके ये कहते हैं कि साहब मैंने मध्यस्थता करके सीज़ फायर करा दिया, तो ये टैक्टिस भारत के साथ चलेंगी नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें
अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।